हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम क्लासेस। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हिस्ट्री से संबंधित होने वाला है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आज से पहले, उन सारे एग्जाम्स में जितने भी हिस्ट्री से संबंधित सवाल आए हैं, उन सारे सवालों का मैं एक कलेक्शन लेकर आया हूं, ठीक है। और इन सारे सवालों को मैं एक अच्छे से एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है। पहले आप इसका जो हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है वो देख लीजिएगा, तब आपको यहां ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां उन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहां पर मैं ब्रीफ एनालिसिस करूंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो के जैसा मैं यहां एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहां पे सवाल लूंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, और उनमें से जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे मैं समझा दूंगा, उसी से संबंधित, ठीक है। कोई एक ऑप्शन है तो दूसरा भी तो ऑप्शन है, वो ऑप्शन से संबंधित जो और अन्य फैक्ट्स बन सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, आपको बस इतना करना है कि पहले जाकर के मास्टर वीडियो जो हिस्ट्री का दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा, है ना। वो देखने के बाद यहां अगर आप सवाल को करते हैं तो ये सारे सवाल से आपको क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और रिवीजन हिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। आप एक बार देखते हैं और छोड़ देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा कहानी। ये हमारे जो सर थे वो कहा करते थे अक्सर एक बात, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, दिन पढ़ो रात सफा। समझ में आया। अगर आप इनसे डेली मुलाकात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। समझ में आया कहने का मतलब। चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जहां आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूं वहीं तक जाएंगे, उससे आगे जाने की कोशिश ना करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला जो अध्याय होगा वो होगा मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपियन, ठीक है। तो मुगल सम्राट से संबंधित जो सवाल होगा सो। दूसरी बात, यूरोपियन जब आए थे वो, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनसे संबंधित जो सवाल बनेंगे उनको मैं यहाँ इंक्लूड किया हूँ। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो स्थापना था वो बाबर के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में, जब वो पानीपत का पहला लड़ाई लड़ता है। 1526 पानीपत का पहला लड़ाई के बाद से ही मुगल आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसके अन्य उत्तराधिकारी आते हैं और पूरा मुगल साम्राज्य को एक लंबे समय तक शासन करते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से एक समय के बाद इसका पतन भी हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं मैं यहाँ पर उसको कलेक्ट किया हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो सवाल है वो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर था जागीर संकट। जागीर संकट के कारण से ही क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। ये भी एक रीजन है। तो जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार पूछा है। इतिहासकार का नाम क्या है, तो उस इतिहासकार का नाम है सतीश चंद्र। इनका आप हिस्ट्री का बुक भी पढ़ते होंगे, सतीश चंद्र। ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका हूं। मास्टर वीडियो देख लीजिए, यहां आएंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा सवाल है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। राजा की उपाधि मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। इनके दूत के रूप में जाते हैं लंदन, ठीक है, अंग्रेजों के पास। याद रखिएगा ये वाला भी। दूसरा सवाल। तीसरा है बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बता रहा हूं। पहला है स्टेटमेंट कि क्या वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हाँ, तो ये सही है, साम्राज्य तो था, सम्राट था ही नहीं वो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब के कविता के शिक्षक थे। ये बहुत ज्यादा कवि ये शेरो शायरी किया करते थे, ये भी याद रखिएगा। तो इब्राहिम जौक और उसके बाद असदुल्ला खां उनके कौन थे, कविता के शिक्षक थे। तीसरा है ऑप्शन हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो ये भी सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है, चौथा वाला। चौथा क्या है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, पेंशनें देना बंद कर दिया था। तो ये ऑप्शन जो था वो क्या है, सही होगा। क्लियर है। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि बहादुर शाह जफर के बारे में ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा,
आलमगीर द्वितीय की उपाधि, आलमगीर सेकंड की उपाधि किसको दिया गया था, या कौन धारण किया था, दिया नहीं गया था, धारण किया था, तो वो किया था अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन। ठीक है, ये क्या किए थे, एक उपाधि धारण किए थे, उस उपाधि को कहा जाता है आलमगीर द्वितीय। क्लियर है। नेक्स्ट, जहांदर शाह राज सिंहासन पर बैठा था किसके मरणोपरांत, तो ये बहादुर शाह प्रथम के मरणों के उपरांत। बहादुर शाह जैसे प्रथम जैसे ही मरे थे उसके बाद कौन बना था राजा, तो जहांदर शाह बना था। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ठीक है, अभी ऊपर आपका एक सवाल बना था कि राजा राम मोहन राय को किसने दूत के रूप में भेजा था लंदन, तो ऊपर सवाल का आंसर क्या आया था, तो ये अकबर द्वितीय। तो यहाँ पर वही सवाल का फिर से रिपीटेशन हो गया, मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत के रूप में लंदन भेजा था, वो था अकबर सेकेंड, है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय की, वापस ही नहीं आते हैं, और इनका कब्र जो है आप कमेंट में बताइए कहाँ है, और अगर कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो एक बार जाके मास्टर वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम रहा था, तो इसका जो आंसर होगा वो है जहांदर शाह। जहांदर शाह जो था इसका शासनकाल सबसे कम रहा है, ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, उर्दू का किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो कोर्ट लैंग्वेज कहा जाता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं। तो उर्दू को राजकीय संरक्षण कौन सा शासक दिया था, तो वो शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो क्या किया था, उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, यानी कोर्ट लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, जो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का नाम तो आप सुने होंगे, है ना, गालिब का बहुत शायर आता है, तो शायर जो थे वो कहाँ के थे, मिर्जा गालिब वो थे आगरा के। क्लियर है, मिर्जा गालिब का संबंध कहाँ से है, आगरा से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पांडिचेरी, उस समय पांडिचेरी था, अभी कहा जाता है उसको पुडुचेरी, ये यूनियन टेरिटरीज है, याद रख लीजिएगा, और ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अब कमेंट करिए कि कौन वो 3 स्टेट हैं जो पुडुचेरी जो है वो कहाँ वहाँ फैला हुआ है। देखिए, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है सवाल ऑप्शन कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा ऑप्शन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, यानी पहले पुर्तगाली फिर फ्रांसीसी, और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें से केवल पहला जो कथन है ना वही सही है कि पुर्तगालियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने सबसे पहली ऐसी शक्ति थी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने पांडिचेरी पर क्या किया था, कब्जा किया था। समझ में आ गया। दूसरा, ठीक है, इसमें सवाल का आंसर क्या होगा, तो केवल एक इसका क्या है, सही कथन है। कौन सा कथन, कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, पुर्तगाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वार सुने होंगे, बहुत ही फेमस रहा। कार्नेटिक वार जो था वो उस पर जो कथन दिए गए हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। पहला जो कथन है कार्नेटिक वार, थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कार्नेटिक वार, देखिए कार्नेटिक इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में कार्नेटिक वार कहा जाता है। कभी कभी हिंदी में जब पढ़े एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ कार्नेटिक वार लिखा रहेगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा मिला के पढ़िएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये लड़ाई लड़ा गया था 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक के बीच में, और ये पहला ऑप्शन तो यही था 46 से लेकर 48 तक, 1746 से 1748 तक। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कर्नाटक के नवाब, क्या नाम था उनका, अनवरुद्दीन, इस युद्ध में अंग्रेजी की ओर से दखल अंदाजी की थी, तो ये वाला ऑप्शन दूसरा है। तीसरा ऑप्शन है चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई थी। देखो फांसी तो नहीं हुआ था चंदा साहब को भाई, ये वाला ऑप्शन कट रहा है। तो देखो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा कट जाना चाहिए। तो तीसरा किस में नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, एलिमिनेट करिए सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन आईएएस प्री ऑप्शन में आया हुआ, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां से आप एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला और दूसरा सही है, कटा कौन सा, तो कटा था कौन, सी नंबर, यानी थर्ड नंबर, तो कौन सा इसमें थर्ड नहीं है, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है,
यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा ऐसा टफ टफ जब आपको दे देगा स्टेटमेंट में ना, तो कोई एक इसी तरह से काटना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। अभी दोनों को एनालाइज करना होगा। कथन क्या है? कथन है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। तो ये कथन क्या है? सही है। ये बात सच है कि शाह आलम द्वितीय जो था वो साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपने राजधानी से क्या हुआ था? दूर व्यतीत किया था। और दूसरा इसका रीजन जो है, क्या ये सच है? उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ये रीजन जो है ना, इस कथन के अनुसार वो गलत है। इस कथन के अनुसार जो रीजन दिया गया है कि उत्तर पश्चिम सीमांत एजेंसी में आक्रमण के भय के कारण से अपना राजधानी से दूर रहता था, तो ये रीजन गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, कि ए और आर दोनों सही है, सही बात दोनों है, पर रीजन जो है वो गलत है। ये बात भी सच है कि उत्तर पश्चिम सीमांत एरिया जो था, एजेंसी नहीं, उत्तर पश्चिम सीमांत एरिया जो था, उधर से विदेशी आक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा था। तो उस कारण से क्या होता था? प्रॉब्लम था कि वहाँ पर संभालना होगा, नहीं तो उधर से आकर के अरे इनका साम्राज्य को क्या किया जा सकता था? तहस नहस किया जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित मतलब अच्छे से मेल किया हुआ है। तो बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध के समय में मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का कहानी है ये, है ना, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और किसके विरुद्ध? क्लाइव के विरुद्ध। दूसरा है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा है चिलियावाला युद्ध, ये डलहौजी के विरुद्ध मराठे। और खुर्दा का युद्ध, खर्दा नहीं खुर्दा होगा, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोला कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो सही सुमेलित है ना, ये सिर्फ वांडीवास वाला। वांडीवास का युद्ध जो था वो फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, वास करके यहां से भगा दिया गया था। अब आप कमेंट में बताएंगे हमको कि वांडीवास का जो वार था वो कब लड़ा गया था, है ना, आपको पता चलेगा। आप मास्टर वीडियो जाइए, वहां देखिए कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। मैं यहां पर हिंट कर दिया हूं कि वांडीवास के युद्ध के बाद से फ्रांसीसियों को यहां से जूता मार के भगा दिया था अंग्रेजों ने। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या है ना कि कुछ किला का नाम दिया हुआ है और वो किला को कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ उसका स्थान है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो फोर्ट सेंट डेविड ये कहाँ है? ये कडलौर में है। तो यानी ए का क्या होगा? 2। फिर है फोर्ट विलियम, ये कहाँ है? ये आपका है फोर्ट विलियम बंगाल में, आप जानते हैं। तो बी का हो गया 3। सी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये है कहाँ? मद्रास में, मद्रास में है ये, यानी कि इसका हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज का 4 नंबर। और फोर्ट लुई, फोर्ट लुई कहाँ है? तो पांडिचेरी में। ये कहाँ है? पांडिचेरी में, यानी पहला। यानी कि ए के साथ जाएगा 2, बी के साथ जाएगा 3, सी के साथ जाएगा 4 और डी के साथ जाएगा पहला नंबर। तो 2 3 4 1 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 देखिए सी नंबर 2 3 4 1, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। फोर्ट सेंट विलियम डेविड, आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फोर्ट सेंट डेविड, इसका जो स्थान है वो कहाँ है? कडलौर में। फोर्ट विलियम का ये है आपका बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये है मद्रास में। और फोर्ट लुई का है पांडिचेरी में। क्लियर है? ये आपका सही सुमेलन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलन का सवाल आया है। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है। क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, कौन सा संधि हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में? तो देखिए पहला जो कर्नाटक वार था वो हुआ था एक्सलापेल चैपल की संधि से खत्म हुआ था ये। तो पहला के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा 4 नंबर। दूसरा द्वितीय कर्नाटक, द्वितीय जो कर्नाटक था ना वो हुआ था पेरिस की संधि, यानी कि इसके साथ जाएगा पहला नंबर, बी के साथ। तृतीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था ना वो क्या रहा था? वो अनिर्णायक रहा था, यानी 3 का 3 में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और
प्रथम मैसूर युद्ध का जो संबंध था उसमें इसमें तो हार गया था ना ब्रिटिश लोग, तो देखिए इसके साथ ये जाएगा डी के साथ दूसरा। यहाँ पर प्रथम मैसूर युद्ध में याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पापा का नाम, टीपू सुल्तान के फादर का नाम। अब टीपू सुल्तान कौन था, टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या था, कब लड़ा था, कब टीपू सुल्तान के फादर मरे थे, ये सारी बातें आपको मास्टर वीडियो में, आप वहाँ जाइए पहले उसको क्लियर करिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ सब बना बनाया मिलेगा, आप खुद मेहनत नहीं करोगे, मेरा काम है आपको मेहनत करवाना। नेक्स्ट देखिए सुमेलन कीजिए, सूची 1 सूची 2, यहाँ भी सुमेलन है और कौन सा सही है। सबसे पहले सवाल देखिए कि पांडिचेरी जो था वो डच से संबंधित है, तो नहीं, पांडिचेरी जो था वो फ्रेंच से संबंधित है। गोवा कहाँ है, पोर्तुगीज, गोवा के साथ जाएगा पोर्तुगीज, कहाँ तीसरा नंबर में, यानी बी के साथ तीसरा जाएगा, है ना, गोवा में वहाँ पोर्तुगीज आए थे। पहला के साथ कौन गया था, पहला के साथ आपका वो गया हुआ था, दूसरा नंबर का फ्रेंच, तो दूसरा। पांडिचेरी फ्रांस का, गोवा था पोर्तुगीज का, और यह त्रावणकोर या ट्रंकेबार नाम है, ट्रंकेबार का संबंध कहाँ से है या कौन सा वहाँ पर आधिपत्य था यूरोपियन शक्ति का, तो वो था ट्रंकेबार में ये डेनिस का, इसको कहते हैं डेनिस। और मद्रास पर किसका था, तो बचा कौन, बचा है वो आपका, वो आंसर होगा मद्रास के साथ, और वो आपका बच गया है डचेस, कहाँ है, डेनिस, यहाँ पर आ जाइए डेनिस को, क्लियर था। मद्रास में डच, ट्रंकोबार में डेनिस, गोवा किसका था, पोर्तुगीज का था, किसका था, इसको कहते हैं पुर्तगाल। इसके अलावा पांडिचेरी किसका था, तो पांडिचेरी आपका था फ्रेंच का। ठीक है, ये आपका सही सुमेलन हो गया। ऐसे करते जाइएगा, आपका ठीक से एलिमिनेशन होते जाएगा और उसके बाद आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये कोची जो था ना वो डच उपनिवेश नहीं था, ये गलत है, सही पूछा है ना। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया, हाँ तो ये सही है। डचों ने क्या किया था, पुर्तगालियों को पराजित किया था और वहाँ पर आधुनिक कोची में उन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट विलियम, ये सही है, ये तो हो गया। फिर सी और डी गलत होगा, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, ये भी गलत। और आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत, ये भी हुआ था। तो सही कौन सा हुआ, सही कथन हमारा बी हुआ कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं पूछा है। तो पहला है 1499 में पुर्तगालियों में गोवा पर कब्जा किया, अरे 1498 में तो ऐबे किया था भाई और सीधा गोवे में चला गया, नहीं, तो ये क्या है, सही नहीं है, क्लियर है। दूसरा सही है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम इसको कहा जाता है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। ठीक है, और डुप्ले जो था फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में क्या किया था, मद्रास पर कब्जा किया था। आप अभी तुरंत से कार्नेटिक वार वाला कहानी सुने हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और डुप्ले को आप जानते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी उसमें मिलेगा, मास्टर वीडियो जाकर के देखिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आ ही गया, ब्लू वाटर पॉलिसी मिल गया, हम यही बताने वाले थे, मिल गया सामने। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नीला जल योजना और इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध है ये अल्मीड़ा से। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था और इसको मुगल लोगों ने क्या किया था, मार के भगाया था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी। तो ध्यान रखना होगा कि बंगाल का फैक्ट्री है और कौन सेटअप किया है, पुर्तगालियों ने।
तो बंगाल में जो हुगली है ना, वहां पर पुर्तगालियों ने क्या किया था, फैक्ट्री सेटअप किया था, याद रख लेना। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। देखिए शासक बोला जमोरिन। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में। केरल के एल माने केरल के कालीकट बंदरगाह तक, कालीकट, ठीक है। इतना व्यापार किया था कि बहुत प्रॉफिट हुआ था। बाद में दोबारा भी आया है केरल का ये वास्को डी गामा, याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो जो प्रथम व्यापारिक संबंध था वो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, क्या कि सबसे पहले यही लोग आया था, और जब सबसे पहले आया यही लोग तो जो व्यापारिक संबंध है वो भी सेटअप यही करेगा। क्लियर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम में आया, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ मेन में, उत्तराखंड में भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेन में दूसरी बार भी पूछा, और झारखंड पीसीएस में भी आया हुआ सवाल है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। कौन है वो? अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है किसका? पुर्तगालियों का संस्थापक पुर्तगाली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ आपका अल्मीड़ा। कौन हुआ? अल्मीड़ा जो था वो पहला पुर्तगाली उपनिवेश का क्या था? वायसराय था। ये वायसराय था, पुर्तगालियों का पहला वायसराय यही रहा था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग का मतलब होता है किला, कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दुर्ग था कोचीन में। ये कहाँ किया गया था? कोचीन के द्वारा। कहा जा सकता है कि ये कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या किया था? सेटअप किया था अपना दुर्ग का मतलब होता है किला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डच का जो कारखाना था वो कहाँ था? चिनसूरा में। डच का जो कारखाना था वो था चिनसूरा में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का, तो कौन सा बंदरगाह था जिसका यूज करता था ये डच लोग? तो ये ना पुलिकट भी, मसूलीपट्टनम भी और नागापट्टनम, ये सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। सभी को क्या करता था? डच लोग यूज करता था, पुलिकट, मसूलीपट्टनम और नागपट्टनम या नागापट्टनम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो जो व्यापारी डच, देखो पुलिकट है, मसूलीपट्टनम है, नागापट्टनम अभी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन है, नागापट्टनम, चिनसूरा और मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच और आगरा। नेक्स्ट आगे ऑप्शन थोड़ा देख लो और कौन कौन सा है, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो देखो इसका सारा का सारा ऑप्शन सही होगा। डच लोगों ने सभी जगह पर क्या किया था? अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। एक्चुअली इन लोगों का मेन मुद्दा था या मेन मकसद था व्यापार करना। तो कहाँ कहाँ था एक बार फिर से पूरा देख लो, मछलीपट्टनम, चिनसूरा, नागापट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, ये सभी जगहों पर डचों ने अपना व्यापारिक जो केंद्र था उसको स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी या प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने सेटअप किया था? तो ये किया था डचों ने। अभी देखें ना कि कितने जगहों पर इन लोगों ने क्या किया था? अपना फैक्ट्री सेटअप किया था या जो व्यापारिक केंद्र है उसकी स्थापना किया था। तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा? डच लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सवाल है 1613 एक याद रख लेना, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना है या कह सकते हैं 1613 में कहाँ पर सेटअप किया गया था? तो वो किया गया था सूरत में, ठीक है। आगे देखो, अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ सेटअप किया?
तो अभी ऊपर भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पहला वाला भी सूरत में, ऊपर भी बता दिया था कि पहला जो था वो सूरत में अंग्रेजों के द्वारा 1613 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम, भाई सूरत में सेम सवाल बार बार आ रहा है, इरिटेट मत होना प्लीज़। अंग्रेजों, तो ये एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट मार दिया है ना। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में क्या किया था, सूरत में फैक्ट्री सेटअप किया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल हमारा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में के समय इंग्लैंड का शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। हालांकि अभी एक कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि हाल ही में जिनकी जो महारानी की मृत्यु हुई थी उनका नंबर कौन सा था, एलिजाबेथ कौन थी, याद रख लेना थोड़ा सा, आप कमेंट करके बताओ। करंट अफेयर से अपडेट हो गए ना, तो इसको भी थोड़ा समझ लो। इरेज कर देता हूं, थोड़ा साफ लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। भारत में सर्वप्रथम कारखाना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 पॉइंट और मुगल सम्राट 3 पॉइंट। ये चीज़ों को थोड़ा सा यही हाईलाइट होना है। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के समय। जहांगीर के समय में, ये जहांगीर वही मुगल सम्राट है जिसके समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना को क्या किया था, सेटअप किया था। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहला किला था ना, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। ठीक है, और अभी आप बता चुके हैं कि ये कहाँ था। अभी किला वाला जो मिलान करने वाला आया था ना, वहाँ से फोर्ट सेंट, अरे भाई फिर से सवाल वही आ गया है, किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो ये था TN, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे जाओ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसको दीवानी कौन दिया था, तो वो कौन सा शासक था, शासक ध्यान में रखना है। तो ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, दीवानी प्रदान किया था। नेक्स्ट देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सफलता था उसका राज क्या था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन है कि भारत की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, या भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों, जो है क्या था, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का कारण था। तो पहला है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सच्चाई यही है, हम लोग एकजुट उस समय नहीं थे, अपने में लड़ते रहते थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सेटअप की और उसके बाद यहाँ के राजाओं को हरा करके अपना आधिपत्य जमा ली। दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण पर, मतलब कि वेस्टर्न जो ट्रेनिंग था ना, वो ट्रेनिंग दिया गया था। तो ट्रेनिंग देने के कारण से उसके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरी जो ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ऊपर में तो पहले पढ़ चुके ना, यहाँ पर भावना का जो था वो अभाव था। वो क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण से ही सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ के लोगों को क्या करते थे, अच्छा वेतन दे देता था तो उसके साथ सेवा में लग जाते थे। नेक्स्ट देखिए सवाल, तो उपयुक्त क्या होगा इसमें, तीनों। ये तीनों के कारण से क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। नहीं था, देखो मैं ये सब सवाल पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, कारण नहीं था। यहाँ पर आप कारण था और कारण नहीं था के कारण से बहुत बार कट जाएगा।
कहानी गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हाईलाइट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो वो कारण था मुगलों, पहला था ऑप्शन देखो कि भारत में पुर्तगालियों की जो अधिक बढ़ती लोकप्रियता थी, या पुर्तगालियों के घटते संसाधन थे, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, या मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। तो अंग्रेजों और मुगलों के बीच में जो पारस्परिक संबंध जो थे ना, ये नहीं था, ये सब था। अंग्रेज को एक नाविक शक्ति प्रदान था, पुर्तगालियों के संसाधन घट रहे थे, और भारत में पुर्तगालियों की जो लोकप्रियता थी वो क्या हो रही थी, घट रही थी। यहाँ लिखा उल्टा, ध्यान रखिएगा, बढ़ती अलोकप्रियता। तो ऊपर का जो तीनों है ना वो क्या है, सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना वो गलत है कि मुगल जो थे और अंग्रेज जो थे इनका पारस्परिक संबंध सही था, ये कारण है पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता नहीं। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किसने हराया था? तो ये था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने क्या किया था, पुर्तगाली अंग्रेज ये अधिकारी था, इसने क्या किया था, पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हरा दिया था। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था व्यापार, भूभाग नहीं। देखो, हालांकि ये लक्ष्य था कि व्यापार करना है, भूभाग नहीं अर्जित करना है, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया, भूभाग भी अर्जित कर लिया। हाँ, यहाँ पर लक्ष्य दिया था प्रारंभ में, ठीक है, यहाँ लक्ष्य लेकर के आया कि हम ट्रेड करेंगे, और बाद में ये लोग बन गया इन्वाइडर, हमला करने लगा यहाँ के लोगों को। इन्वाइडर मतलब आक्रमण करने वाला, तो आक्रमण करने लग गया था। इनकॉर्च कर सकते हो, ठीक है, इनकॉर्चमेंट करने लगा था, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, उसका एरिया में घुस गया, वहां पर जाकर के आधिपत्य कर रहा है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? देखो, मैं ये सब सवाल यहाँ पर इस तरह बना रहा हूँ क्योंकि देखो नहीं था और हाँ था, इसी में फंस जाएगा मामला। तो इसका आंसर है इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद और ग्वालियर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिकरण या औद्योगिक केंद्र नहीं था। नागपुर और नासिक में था, बनारस अहमदाबाद में था, लखनऊ और पुणे में था, बस यहाँ और यहाँ नहीं था। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य शुल्क, सीमा शुल्क जिसको कहते हैं, के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो ये था राजकुमार सुजा। सुजा क्या किया था ना कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की क्या कर दी थी, छूट दे दी थी। क्लियर है? ये था सुजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में व्यापारिक शक्तियों में से 1717 में चुंगी अदा करने में छूट किसने दी थी? तो देखो, ये होगा बी नंबर, अंग्रेजों। अभी ऊपर आया ना, तो वही वाला सवाल है कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में क्या दी गई थी, छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजों को ये छूट दी गई थी। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति स्वीकृति। फिर से वही सवाल, ब्रिटिशर्स अंग्रेज आ रहे हैं ना, तो ये 3 बार रिपीट मारा है। सेम सवाल को थोड़ा सा ट्विस्टेड करता गया। तो देखिए इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। तो अगर आप सवाल जानते हैं और सवाल को अगर खाली ट्विस्ट कर दिया तो फिर आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या बोला कि निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, किसे हुई थी? तो ब्रिटिशर्स को। कब हुई थी? तो 1717 में। कौन दिया था? सुजा ने। ठीक है, इतने सारे सवाल का एक ही जवाब। क्लियर है? अब आगे आओ, एक बेदरा का युद्ध ये आ रहा है। बेदरा का युद्ध ने किसकी शक्ति कुचल दी? ठीक है, वेदरा और वांडीवास, 2 युद्ध याद रखिएगा। तो वेदरा और वांडीवास में देखो डचों को, वेदरा का जो युद्ध था ना, अब आप कमेंट बताइएगा कि वांडीवास का युद्ध और वेदरा का युद्ध ये कब हुआ था। ठीक है, एक वेदरा जो है वो डचों को यहाँ से भगा दिया, और ये कब हुआ था
और एक और वांडी वास का युद्ध याद रख लो, वांडी वास, वास कर दिया गया। कौन वास हुआ था, कब हुआ था, ये आप कमेंट करो। अगर नहीं हो पाता है तो आप मास्टर वीडियो जाकर के देखो, वहाँ मिल जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो बम्बई यहाँ से याद रख लेना, और यहाँ पुर्तगाली, और पुर्तगालियों द्वारा किसको दिया गया था? अपने जीजाओं को। ठीक है, देखो ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, शादी हुआ, अच्छा पूरा क्लियर ही कर देते हैं। पहला ऑप्शन है कि पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, ये तो है ही नहीं यार। दूसरा है पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेंजा कैथरीन, गलत लिखा हुआ यार, कैथरीन ने से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, बी यही सही है। तो देखो पुर्तगाली रानी थी, ठीक है, नाम था कैथरीन, ब्रेगेंजा कैथरीन नाम था, जो पुर्तगाली रानी थी, ठीक है, प्रिंसेस थी, और इसका जो शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? अंग्रेज था या इंग्लैंड का था। और इसी में जो पुर्तगाली लोग जो था वो बम्बई को क्या किया था? दे दिया था दहेज के रूप में। सोचो, शादी हो रहा है कहीं और दहेज दिया जा रहा है कहीं और। देखो ये लोग का नापाक हरकतें। समझ में आया? तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हो। हालांकि आप सवाल इसका जानते होंगे और आंसर भी आपको पता होगा पहले से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप करना होगा यहाँ से। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई किससे लिया था? आप जानते हैं, पुर्तगालियों से। कैसे लिया था ये भी जानते हैं, शादी किया, दहेज में मिल गया। ठीक है, तो शादी करेंगे तो दहेज मिलेगा, उस समय भी मिलता था, आज भी मिलता है। बस बढ़िया से पढ़ करके कुछ अच्छा कर लीजिए। और अगर लड़कियों आप लोग अगर अच्छे से करके अगर सेल्फ डिपेंड कर लेती हूँ तो नहीं भी देगी तभी चलेगा। आप अगर उतना स्टैंड करती है, सशक्तिकरण को प्रमोट करती है, तो आप इस चीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं, डोरी सिस्टम को। कहीं ना कहीं आपको सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, सशक्त होना ज़्यादा जरूरी है, सुंदर होना नहीं। कहीं स्टेटमेंट दिए थे हम ही। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो देखो पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता के कारण से, तो नहीं, ये वाला नहीं है। पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण से, ये भी नहीं। नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, नहीं। इसका ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, तो ये सही है। ठीक है, डी नंबर जो है वो सही है। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर जो था वो क्या किया था? जारी किया था। पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण से अंग्रेज जो थे ना वो क्या किए थे? पुर्तगालियों को मार दिए थे। अब वो देखा कौन? जहांगीर पगला गया, ये बोला भाई लगा लो, सेटअप कर लो, तुम टेंशन नहीं, हमको मार के भगा देना। ये लोग अगर शुरू में ही स्ट्रिक्ट हो जाता ना तो हमारा देश इतना दिन तक गुलाम नहीं होता, कहीं ना कहीं इन गधों के कारण से। नेक्स्ट देखो, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो प्रथम जो प्रेसिडेंसी थी ना वो कहाँ थी? मद्रास में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में थी, याद रख लेना। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये पट्टा पर लिया था मद्रास को 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया था। पट्टा माने होता है लीज पर लेना, है ना। आज भी हम लोग लेते हैं, कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना रहता है तो। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में, देखो सबसे अंत में फ्रेंच आए थे। ठीक है, फ्रेंच। चलो नेक्स्ट सवाल है, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तो ये था कोलबट। कौन था? नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस आदमी है ये इतिहास में। नेक्स्ट देखो, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ? तो फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना कहाँ था? सूरत में। फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना सूरत में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। तो ये था डुप्ले। डुप्ले जो था वो क्या करता था, भारतीय राजाओं के झगड़ा में ही भाग ले लेता था ताकि वहां से क्या हो, कुछ क्षेत्र हमको भी मिल जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन था कि अंग्रेजों ने वहां अपनी शक्ति बहुत ही बढ़ा ली थी। अंग्रेज की शक्ति जो थी दक्कन में बहुत बढ़ गया था, तो फ्रांसीसी वहां गए तो वहां जाके असफल हो गए। चलो नेक्स्ट सवाल 58 नंबर में है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हर बार क्वेश्चन आता है, लुई 14वां और लुई 16वां में डिफरेंट ये करिएगा, बाइफर्केट करिएगा। तो ये लुई 10, 5 और यहाँ 4, लुई 14th या लुई 14वां के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। लुई 16वां नहीं, लुई 14वां के टाइम पीरियड में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अरे भाई सेम सवाल फिर से रिपीट मार दिया। लुई 14, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है तो रिपीट मारेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। अभी ऊपर भी सवाल आया था और फिर से समझ लो, कोलबर्ट को फ्रांसीसी संस्था जो कंपनी थी इसका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 21 साल हुई थी। फ्रेंच का 1664 में, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना था ना वो 1664 में हुआ था। ला बुदोर्ने इस स्थान पर गवर्नर था। ला बुदोर्ने कहाँ का गवर्नर था? तो ये याद रखिएगा, न तो पांडिचेरी का था, न मद्रास का था, न मॉरिशस का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नाम भी नहीं सुने होंगे इसका, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं होगा। ला बुदोर्ने आया हुआ है सवाल, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है, कर्नाटक के नवाब के पद पर के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? यह वाला तो आप कार्नेटिक वार में देख लिए थे, कार्नेटिक वार जिसको कर्नाटक वार कहते हैं, आंग्ल कर्नाटक वार। तो कर्नाटक वार के टाइम पीरियड में कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने, है ना, फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो ये सहायता चंदा साहब की थी। फ्रांस वाले या फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो थे वो चंदा साहब को किए थे, चंदा साहब को। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो पहला जो तत्कालिक कारण था वो, देखो कार्नेटिक वार वाला कहानी क्या है ना, यूरोप में भिड़ता था और यहाँ आकर के फिर इसका प्रभाव पड़ता था। तो यूरोप में देखो, ऑस्ट्रिया में जब राजगद्दी की जंग हो रही थी ना, तो वहाँ पर का प्रभाव पड़ रहा था यहाँ पर फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल 65 नंबर में, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले का द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? तो बुसी के, ठीक है। कर्नाटक युद्ध के बाद बुसी को डुप्ले द्वारा हैदराबाद में क्या किया गया था? तैनात किया गया था, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? कौन भड़का दिया था? तो अभी पीछे आए थे ना, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, तो उसके कारण से भारत में कार्नेटिक वार चालू हो गया था। तो पता है ना कि फ्रेंच वाले लोग, है ना, फ्रेंच वाले लोग जो थे ये क्या करते थे, उधर का प्रभाव होता था और इसका यहाँ पर ये किया जाता था, प्रभाव पड़ता था, यहाँ पर यूरोप में लड़ता था और उसका प्रभाव इंडिया में पड़ता था। कर्नाटक वार वहीं से चालू हुआ था, कार्नेटिक वार।
ठीक है, एक ही सवाल को देखो कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया जा रहा है। हमारा यहाँ बताने का एकमात्र ये कारण है कि अगर किसी स्पेसिफिक सवाल बन रहा है तो सिर्फ उसका ट्विस्टेड भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे तभी जवाब दो। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुई थी? देखो आ गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट के बाद किसके कारण से हुआ था, ये सारे सवाल भी इसी से बनेंगे और सारे सवाल का जवाब वहाँ है, पहले बता रहा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ जाके देखो। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित युद्धों में से किसने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय किया? तो देखो, फ्रेंच को वास कर दिया अंग्रेजों ने, किसमें? वांडीवास में। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच को क्या किया? वास कर दिया। कब हुआ था ये? 1760 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखो यहां मिल ही गया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास युद्ध में 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रेंच को क्या किया था? वास कर दिया था यहां से। चलो नेक्स्ट, वांडीवास युद्ध, वांडीवास युद्ध का इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। किसके किस बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। सेम सवाल बार बार, यानी कि इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। देखो, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली, इसका पूरा नाम था काउंट डी लाली। ये सेनापति था जो हार गया था वांडीवास के युद्ध में, जो युद्ध लड़ा गया था 1760 में अंग्रेज यानी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच के बीच में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय बादशाह था अकबर। क्लियर है? बादशाह उस समय अकबर था, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था उस समय। नेक्स्ट सवाल है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी? फिर से वही सेम सवाल, देखो ट्विस्ट खाली किया और कुछ है नहीं, अकबर था उस समय। नेक्स्ट, अब थोड़ा प्रवेश देख लो, सबसे पहले कौन आया था और कौन गया था। सवाल बन रहा है कि यूरोपीय शक्ति, निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारत में व्यापार के समय पर प्रवेश किया। तो देखो, अंग्रेज पहला, दूसरा डच, तीसरा फ्रेंच और चौथा पुर्तगाली। अब इसका सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था पुर्तगाली, पुर्तगाली आया पहला में। दूसरा में आया था आपका, कहाँ गया? डचेस। ठीक है? तीसरा में आया था अंग्रेज और चौथा में आया था, कहाँ गया? बच गया कौन? फ्रांसीसी। और वांडीवास में इसको अंग्रेज लोग तो वासे कर दिया। तो ये सीक्वेंस है, पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाल के लोग पहले आए थे, ये सब 1498 में ही आ गया था। ठीक है? पोर्तुगीज लोग। उसके बाद तो इधर सारा का सारा सीक्वेंस आपको खाली ध्यान में रख लेना है कि कौन कब आया था। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? दुर्गीकृत फैक्ट्री मतलब उसको ना पूरा घेरा लगा, जैसे यहाँ बड़ा सा एकदम गोल सा बड़ा घेरा लगा दिया था, गोल जरूरत नहीं है, और यहाँ फैक्ट्री सेटअप किया जा रहा है। दुर्गीकृत का मतलब था बड़ा बड़ा यहाँ पर बाउंड्री किया जाता था। तो इसको दुर्गीकृत करना का प्रयोजन जो था किसकी रक्षा करना था? तो ये लोग को करना था यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। फैक्ट्री सेटअप किया जाता था ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि कलेक्ट किया जाता था रॉ मटेरियल को। ठीक है? तो उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता था दुर्गीकृत फैक्ट्री में। नेक्स्ट सवाल है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? यूरोपीय ईसाई मिशनरीज, तो ये बंगाल और असम में। और यही बात देखिएगा, इसका प्रभाव आपको कि यहाँ पर बहुत ही मिशनरी लोगों ने क्या किया है, ये धर्म परिवर्तन कराया है, बंगाल और असम में। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो ये लोग थे पुर्तगाली। तो मुद्रणालय, अब ये समझिए कि मुद्रणालय क्या है? अरे भाई, करेंसी को जहाँ ढाला जाता है, सिक्कों को ढाला जहाँ जाता है उसको कहा जाता है मुद्रणालय। पुर्तगालियों ने इसको किया था, पुर्तगाली। ठीक है? चलो नेक्स्ट
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको मिला था? लिवेंट कंपनी को। किसको? लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में से, ध्यान रखिएगा, आगे आओ। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1839 ईस्वी में। असम में चाय कंपनी 1839, ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला है पांडिचेरी डच, गोवा फ्रेंच, ट्रांकेबार ये पोर्तुगीज, मद्रास डेनिश। तो ये जो सवाल है ना, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहीं पर। पांडिचेरी का जो संबंध था ना, पांडिचेरी ये जाएगा, पांडिचेरी का कहाँ गया? फ्रेंच, पांडिचेरी का फ्रेंच। दूसरा है गोवा, गोवा के साथ जाएगा, गोवा के साथ जाएगा आपका पोर्तुगीज, पोर्तुगीज। तीसरा है ट्रांकेबार, ट्रांकेबार के साथ जाएगा, ट्रांकेबार के साथ जाएगा आपका डेनिश। और लास्ट में है मद्रास, मद्रास के साथ जाएगा डच। ये वाला सीक्वेंस थोड़ा पढ़ लीजिए। पांडिचेरी के साथ फ्रांस, गोवा के साथ पोर्तुगीज, ट्रांकेबार के साथ डेनिश, मद्रास के साथ डच। यहाँ पर ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 का दिया हुआ था, इसी को मैं सम्मिलित कर दिया। चलो नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल है सैयद बंधुओं के बारे में। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यही नहीं और हाँ का थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ समझौता किया। तो इसका जो पहला है ना, वो सही नहीं है। सत्ता में लाए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, ये कथन सत्य नहीं है सैयद बंधुओं के बारे में। ठीक है, तो आंसर इसका ए नंबर। नेक्स्ट देखो, चलो ये दूसरा जो पॉइंट है ना, अध्याय 2, वो दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। तो अभी हम 81 क्वेश्चंस टोटल किए हैं और इसी तरह आगे अगर सही सपोर्ट बना रहा तो ये अप्रॉक्स हमको लगता है 500-600 पन्ना के आसपास में है। पूरा का पूरा जितना भी आया हुआ सवाल है सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आपको इससे पहले ध्यान में रखना होगा कि जो मास्टर वीडियो है वो जा कर के देखिए, तब आपको यहाँ क्लियर कट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सवाल को ब्रीफली एक्सप्लेन करके चलता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सवाल को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर मास्टर वीडियो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ना करके हम मास्टर वीडियो में कर दिए हैं। आप पहले वहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो मेरा प्रयास है कि अपना बेस्ट देना, मैंने ये दिया। अब आप लोगों का कमेंट कैसा आता है, आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर दूं, या जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो को बनाता रहूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।